हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर भगत की प्रतिज्ञा। भगत कौन है यहाँ पर? भगत हैं हमारे देशभक्त भगत सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के युवाओं को एक नई राह दी और अपने बलिदान से देश की आज़ादी में ऐसा योगदान डाला है कि अब तक और आने वाली पीढ़ियां भी उनको हमेशा याद करती रहेंगी और श्रद्धा से उनके प्रति अपना सिर झुकाती रहेंगी। तो आइए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। 27 सितंबर 1907 दिन शनिवार पंजाब के लॉयलपुर जिला का बंगा गांव प्रातः लगभग 9 बजे। यही वह दिन था जब सरदार किशन सिंह और विद्यावती के घर एक शिशु का जन्म हुआ। उस समय सरदार किशन सिंह और उनके भाई आज़ादी की मशाल थामने के कारण कारावास में थे और उनका रिहा होना असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसे में शिशु का आगमन परिवार के लिए शुभ सिद्ध हुआ। ये बेटा भगत सिंह के जन्म के बारे में बताया जा रहा है कि भगत सिंह का जब जन्म हुआ तब उनके पिताजी और उनके चाचा जी जेल में थे। कारावास में जेल क्यों थे वो जेल में? क्योंकि उस वक्त उनका परिवार आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग दे रहा था। इनके चाचा जी, इनके पिताजी, इनके दादाजी सभी आज़ादी की लड़ाई में संपूर्ण रूप से सक्रिय थे। जब इनके पिताजी और चाचा जी जेल में थे तब 27 सितंबर 1907 को मतलब 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लॉयलपुर जिला के बंगा गांव में लगभग सुबह 9 बजे एक बालक का जन्म होता है। उस वक्त बालक का जन्म होना घर में सबके लिए शुभ सिद्ध हुआ। ऐसा मान लीजिए सभी के लिए ये बालक बहुत लकी रहा। क्यों रहा लकी? क्योंकि जैसे ही बालक का जन्म होता है तो उसके तीसरे दिन ही इनके पिताजी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिनका जेल से रिहा होना बिल्कुल असंभव लग रहा था। लेकिन बालक के जन्म के बाद ही उनके पिताजी को अचानक रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही इनके पिताजी घर पहुंचते हैं, पीछे ही इनके चाचा जी के रिहा होने की खबर भी घर पे आ जाती है, जिसके कारण घर में एक त्यौहार का वातावरण बन जाता है, एक उत्सव का वातावरण बन जाता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे को गोद में उठाकर भगत सिंह की माँ बहुत भावावेग में बोलती है कि मेरा पुत्र कितना भागा वाला है, इसके आते ही बिछड़ा परिवार फिर से मिल गया। जरूर यह कोई भगत रहा होगा, जरूर यह कोई पुण्य आत्मा है जो हमारे कुल का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आई है। उसकी बात सुनकर इसके पिताजी इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारा बेटा है जो बहुत भागों वाला है, इसलिए आज से हम इसका नाम भगत सिंह ही रखेंगे, जिसके कारण हमारा सारा परिवार फिर से एक हो गया है। इस तरह से बच्चों अनजाने में ही ये बालक का नामकरण हो जाता है, जो कि सदियों तक, युगों तक अमिट हो गया। इतिहास के हर पन्ने पर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और यही देशभक्ति और बलिदान का परिचायक मतलब परिचय देने वाला बन गया। अब भगत सिंह को माता पिता बहुत प्यार करते थे। करते भी क्यों ना, क्योंकि एक तो उसके आते ही सारा परिवार एक हो जाता है, दूसरा वह सबसे छोटा होने के कारण परिवार में दादा दादी, चाचा चाची एवं माता पिता का विशेष लाडला था। सदियों से यह बात बिल्कुल सत्य है कि हर बालक की प्रथम पाठशाला उसके माता पिता और उसका घर ही होता है और माता पिता प्रथम अध्यापक होते हैं। और भगत सिंह के मामले में भी यह बात बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि शिष्टाचार, सत्यवादिता, ईमानदारी
नैतिकता, परोपकार, सहनशीलता आदि इन संस्कारों का रोपण भगत सिंह में बचपन में ही हो गया था, क्योंकि इनके परिवार का प्रत्येक सदस्य एक महान व्यक्तित्व था, अपने आप में बहुत सारे गुणों को समेटे हुए था। धर्म के अनुसार आचरण करना, कर्म को महत्व देने का गुण इन्होंने अपने दादाजी से सीखा था। इनके व्यक्तित्व पर इनके दादाजी का बहुत प्रभाव रहा है। उन्होंने कभी किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया था। वो धर्मनिरपेक्ष रहते थे और सबके लिए एक समान महसूस करते थे, बने रहते थे। निर्भयता मतलब निडरता, वीरता, देशभक्ति और बलिदान की भावना उन्हें अपने पिताजी से प्राप्त होती है और आगे चलकर उन्होंने अपने इन गुणों को प्रकट भी किया। अगर कहा जाए तो बचपन में ही भगत सिंह पर उनके दादा, उनके पिता और उनके चाचा के क्रांतिकारी विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जो भगत सिंह था उसका मानसिक और वैचारिक विकास बिल्कुल वैसा ही हुआ जो उस समय के लिए सर्वथा उपयुक्त था, या फिर ऐसे बच्चे ही बड़े होकर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। जब भगत सिंह थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनका दाखला गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में करवा दिया जाता है और इसके बाद इनकी फैमिली है वो नवाकोट शिफ्ट कर जाती है, जहां पर इनकी ज़मीन जायदाद थी और वहीं पर ये रहने लग जाते हैं। इसके बाद भगत सिंह ने डीएवी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहाँ का स्कूल का जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, वो भगत सिंह के जो बचपन में उसने संस्कार प्राप्त किए थे उन गुणों को बढ़ाने वाला था, उन गुणों को हवा देने वाला था, जिसके कारण भगत सिंह के ऐसे व्यक्तित्व का विकास हुआ जिसके कारण जो भगत सिंह है देश के इतिहास में अमर हो गया। अब इसी समय भगत सिंह क्या है कि अभी बच्चे होते हैं, 13 साल की आयु होती है उनकी, तो जब वो 13 साल के हो रहे हैं उस वक्त 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जिसको देखने के लिए भगत सिंह परिवार से छुपकर वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही क्या घटना घटती है कि भारतीयों के विरोधी जो अंग्रेज़ थे उनमें जो जनरल डायर था वो भारतीयों की इस इकट्ठ का विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि भारतीय किसी भी तरह से इकट्ठे होकर उनके प्रति कोई विरोध प्रकट करें या फिर उनके प्रति कोई साजिश रचें। तो उसने उस जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी, जिसके कारण उस समय वहाँ पर इकट्ठे हुए हर बालक, वृद्ध, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सब के सब वहाँ पर मारे गए और वो दिन इतिहास में काले दिन के नाम से लिखा गया। आज भी जलियांवाला बाग में अगर आप जाओ तो उस समय की ये भयानक छाप है वो वहाँ पर आज भी दिखाई देती है। बहुत से लोग गोलियों से डरकर भागे और वहाँ पर एक कुआं है जिसमें गिर कर ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन जनरल डायर ने अपनी गोलियां बरसानी बंद नहीं की। अब भगत सिंह ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी जो आत्मा थी वो कलप उठती है, दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। इस भयानक घटना को देखने के बाद भगत सिंह बहुत उदास होकर घर वापस आता है और आकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, जिसके कारण जब ये घर वापस लौटता है तो इसकी छोटी बहन जिसका नाम अमर कौर था वो उसका वेट कर रही थी कि भाई आएगा तो हम दोनों इकट्ठे मिलकर आम खाएंगे, क्योंकि भगत सिंह को आम बहुत पसंद थे और उसने वादा किया था कि शाम को आने पर हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। एक तो भगत सिंह घर आता है तो बहुत लेट आता है, दूसरा वो आते ही उसे बिना बात करे कमरे में चला जाता है। तो अमर कौर बड़ी हैरान हो जाती है और उसको आवाज़ देती है कि वीर जी, आज आपने बहुत देर कर दी, मैं कहाँ थे, मैं बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। इसके बावजूद भी भगत सिंह कुछ नहीं बोलते। तो अमर कौर थोड़ा सा और उत्साहित हो जाती है कि देखो भंडार घर में रखे हुए आम पक गए हैं, हमने साथ साथ खाने की बात की थी ना, जल्दी चलो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन भगत सिंह को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे बोलता है
कि तुम खा लो जो खाने हैं, तो अभी मेरा मन नहीं है। धीरे से बोलकर वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है। अमर कौर उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि ये कैसा नया रंग है, इन्होंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरा, आम तो इनके बहुत फेवरेट हैं, बहुत इनको पसंद हैं, ये कभी इन्होंने छोड़े ही नहीं। तो फिर आज ये कौन सा नया दिन निकला है जब भगत सिंह ने आम के लिए मना कर दिया। तो वह धीरे से पीछे जाती है, भगत सिंह को देखती है कमरे में से डरते डरते। तो भगत सिंह चेयर पर आराम से आंखें बंद करके बहुत उदास होकर बैठे होते हैं। तो अमर कौर उनके सिर माथे पर हाथ रखती है और पूछती है, क्या हुआ, क्या किसी ने डांट दिया? तो भगत सिंह कहते हैं, कुछ नहीं। तो फिर वो बोलती है, सच बताओ, आप इतने दुखी क्यों हो? तो भगत सिंह बोलता है कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तब मैं तुमको बता देता हूँ। वो कहती है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आपको मुझ पर इतना तो विश्वास है। तो उसकी बात सुनकर भगत सिंह उसको जलियांवाला बाग की घटना के बारे में बताता है। और वो उससे जब पूछती है कि आज आप वहाँ पर क्यों गए थे, आपने वहाँ पर अमृतसर के दरबार साहब के दर्शन भी किए होंगे, तो वो बोलता है, नहीं, आज तो मैं मौत का भयानक रूप देख के आया हूँ। तो वो धीरे धीरे उसको सारी घटना के बारे में बताता है, जिसके कारण अमर कौर भी बड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद भगत सिंह उसको एक छोटी सी शीशी निकाल के देता है, बोतल निकाल के देता है और देखता है कि देखो इसमें क्या है। वो कहती है कि ये इंक पॉट है, ये स्याही की बात है। वो कहता नहीं, खोल कर देखो। जब वो खोल कर देखती है तो उसमें से मिट्टी निकलती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि अरे ये क्या है? तो वो बोलता है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। तो वो बोलती है, इसका रंग लाल क्यों है? कहता, तो उसने कहा कि आज जो वहाँ पर मौत का नंगा नाच हुआ है, आज मौत का जो भयानक नाच वहाँ पर हुआ है, उन्हीं गोलियों की वजह से जो वहाँ पर शहीद हो गए हैं, उन्हीं के खून से भीगी हुई है मिट्टी है, जिसे मैं घर ले आया हूँ। और वो उसको बताता है कि यह मिट्टी उनके खून से लाल हो गई थी। तो वो बड़ा उदास हो जाता है। तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? तो उसने कहा, हाँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है इस बात को बताते हुए। तो अमर कौर उसको साहस देते हुए कहती है कि अगर आज हमारे चाचा जी होते ना यहाँ पर, तो वो अंग्रेज़ों को मार मार कर भगा देते। तो फिर भगत सिंह उसकी बात को सुनकर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, देखना एक दिन मैं भी बड़ा होकर अपने चाचा जी जैसा ही बनूंगा। इसके बाद दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं। तो भगत सिंह उसे बातों बातों में कहता है कि जाओ बाहर से कुछ फूल या कलियां ले आओ। तो वो उसकी बात सुनकर बाहर से फूल और कुछ कलियां ले आती है। भगत सिंह उस मिट्टी को एक सफ़ेद रुमाल पर रखता है और दोनों भाई बहन उसके ऊपर वो कलियां चढ़ाकर, जो अमृतसर के बाग में शहीद हुए लोग थे, वो दोनों छोटे छोटे अपने हाथों को जोड़कर उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एकदम से भगत सिंह फिर उस घटना को याद करते हुए बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, अब हम गोली नहीं खाएंगे, बल्कि उनका विरोध करेंगे जो हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। हमारे देश को गुलाम बनाने वालों का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। मुझे इस मिट्टी की कसम, शहीदों के खून की शपथ, मैं उनकी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूँगा। प्रतिशोध होता है बेटा बदला, कि भगत सिंह यहाँ पर कसम खाते हैं, शपथ ले लेते हैं कि किसी भी तरह से मैं अंग्रेज़ों से इस हत्याकांड का बदला ज़रूर लूँगा। जब भगत सिंह अभी 13 साल के ही थे, अभी बच्चे ही थे, लेकिन इस शपथ को खाते हुए उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, अर्थात वो बहुत क्रोध में हैं, और जिसके कारण उनका ऐसा लगता है कि खून उबल रहा है, उन्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि किस तरह से वो इस घटना का बदला लें। यंग होते होते, युवावस्था में पहुंचते पहुंचते वो एक सच्चे देशभक्त बन चुके होते हैं। उनके लिए देश सेवा ही उनका सबसे पहला कर्म था। इसके लिए उन्होंने घर तक छोड़ दिया। राष्ट्रीय आंदोलनों में वो भाग लेने लगे। वे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और आंदोलनों ने इन्हें प्रभावित किया, लेकिन बाद में इन्होंने गर्म दल को चुन लिया
उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा आदि देशभक्त उनके साथी बने। गर्म दल और नरम दल, उस वक्त दो दल बहुत सक्रिय थे आज़ादी की लड़ाई लड़ने में। गर्म दल कौन था? गर्म दल के लोग मार काट से किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहते थे, उनको बाहर निकालना चाहते थे और अपनी आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे। जबकि नरम दल के जो लोग थे वो शांति से, अहिंसा से अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। वो शांतमयी आंदोलनों से उनके प्रति विरोध प्रकट कर रहे थे। जबकि जो भगत सिंह थे उन्होंने नरम दल की अपेक्षा गर्म दल को चुना। इसी बीच बेटा नेक्स्ट घटना घटती है 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आता है। ये ऐसा कमीशन था जो भारत के लोगों के प्रति कुछ नीतियां लागू करने जा रहा था, जिसके कारण भारतीयों ने उनका विरोध करना शुरू किया। अब क्या हुआ, इसका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर फिर से लाठीचार्ज कर दिया, उन पर लाठियाँ चलानी शुरू कर दी, जिसके कारण गर्म दल के एक खास नेता लाला लाजपत राय जी घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण भगत सिंह फिर तिलमिला उठता है। फिर उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचती है और फिर से वो लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए कसम खा लेता है। इसके बाद जल्दी जल्दी उन्होंने एक योजना बनाई कि किस तरह से अंग्रेज़ों से बदला लिया जाए, और इस योजना को बनाने के बाद उन्होंने उस समय के कुख्यात होता है बदनाम, जो ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स था, जिसके आदेश पर भारतीयों पर लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने उसको मारकर लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया। और फिर भगत सिंह राजगुरु के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से बाहर निकल गए, लाहौर से बाहर निकल गए और पुलिस के हाथ नहीं आए और पुलिस हाथ मलती रह गई। इसके बाद भगत सिंह उन कानून तथा नीतियों का विरोध करते थे जो देश के लिए हितकारी नहीं थी। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में ऐसा ही एक कानून पास होने वाला था। भगत सिंह ने उसके विरोध का निश्चय कर लिया। उन्होंने इस तरह से अपनी योजना बनाई कि किसी का नुकसान भी ना हो और सरकार तक उनकी बात भी पहुंच जाए। तय कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दर्शक बनकर असेंबली में उपस्थित हुए। कार्यवाही के दौरान भगत सिंह ने बिल्कुल उचित मौका देखकर ऐसे स्थान पर बम फेंक दिया जहां पर कोई नहीं था, क्योंकि वो किसी का नुकसान करना नहीं चाहते थे। इसके बाद भी उनके पास हथियार भी था, लेकिन उसका प्रयोग भी नहीं किया। वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, परंतु वे देश की जनता को जगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बिना प्रतिरोध किए, बिना कोई हल्ला किए, वो पुलिस की हाथ में स्वयं को हवाले उनके कर देते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है तो पहले वाले भी आरोप उन पर लगाती है और उनको जेल में तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, ताकि भगत सिंह अपने अपराधों को कबूल करें और अपने बाकी साथियों के बारे में भी बताएं, जिससे उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन भगत सिंह अपनी बात से नहीं डिगते, अपनी बात उनके सामने नहीं रखते और वो चुपचाप उनकी यातनाएं सहते हैं। अंग्रेज़ों ने भगत सिंह पर बहुत अत्याचार किए, कभी उनको खाना नहीं दिया, कभी आधा खाना दिया, कभी उनको मारा, कभी पीटा, लेकिन भगत सिंह अपनी बात से नहीं डिगे। इसके बाद पुलिस उनसे राजगुरु और उनके दोस्तों का पता पूछती है, लेकिन भगत सिंह नहीं बताते, परंतु पुलिस ने उन दोनों को अन्य जगह से ढूंढ लिया और उन सब के विरुद्ध किसी एक क्रांतिकारी से गवाही दिलवा दी, जिसके कारण जज ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी। अब भगत सिंह जब जेल में थे तब उन्होंने ज़्यादातर अपना जो समय था अध्ययन मतलब पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत किया। अपने 2-4 मित्रों व संबंधियों ने उनको कहा भी कि आप बड़ी अदालत में इसके लिए अपील कर दो कि आपको रिहा कर दिया जाए, परंतु वो हंसकर कहते थे कि आज़ादी का मूल्य बहुत अधिक है और इसे एक जीवन में नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए इसकी सेवा का दोबारा हक पाने के लिए मुझे जाना होगा, अर्थात मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। तो
उसके बाद क्या होता है? अब 23 मार्च 1931 शाम 7:33 यही वह मनहूस समय था जब निर्धारित समय से पहले तीनों देशभक्तों को फांसी दे दी गई। हजारों लोग जेल के बाहर खड़े प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जेल के बंद दरवाज़ों से ही लोगों को उनकी मृत्यु का समाचार दे दिया गया और पूरा जो देश था वो दुख में डूब जाता है, शोक में डूब जाता है। कहते हैं कि जब उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब भगत सिंह और उनके साथी वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय, इस तरह के घोष से पूरी जेल को गुंजायमान कर रहे थे। उनके चेहरे पर किसी तरह का भय नहीं था, बल्कि वो खुशी खुशी इस बलिदान को देने के लिए जा रहे थे। और जो जेल अधिकारी थे, अंग्रेज़ थे, उनकी ऐसी निडरता को देखकर वो हैरान हो रहे थे। बच्चों, ये था भगत सिंह की कहानी, जो हमारे लिए वो अपना जीवन बलिदान करके हमारे लिए आज़ादी की राहें बना गए। जो वो हमारे देश के लिए करके गए हैं, हम इसे कभी भी भूल नहीं सकते। वो हमारे हृदयों पर एक ऐसी छाप छोड़ गए हैं जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी अपने मन में ऐसे ही गुणों को भरिए, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आप कुछ कर जाएं देश के लिए, जिससे आपको लोग सदियों तक याद रखें। हर कोई बचपन से महान नहीं होता, जन्म से महान नहीं होता, बल्कि कर्मों से महान बनता है। ये हमारे काम ही हैं जो हमें जीवन की राहें प्रदान करते हैं कि हम किस राह पर चलेंगे और किस तरह से हम लोगों के लिए काम करेंगे। आपका एक कदम आपको ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए अपने जो जीवन के निर्णय है बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को देखना चाहिए और अपने मन में सद्विचारों का वास रखना चाहिए, ताकि आप समय का मूल्य चुका सकें, अपने माता पिता के प्रति अपना आदर प्रकट कर सकें, अपना इस दुनिया में आने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।